औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात व शुरका NDS क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वफ़ीयत से होंगे और आज की क्लास में आप लोग बड़े जोश व जज्बे के साथ हाज़िर होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे है, 23 जून है, तो मैंने ये चाहा कि चलें आज जुमा के दिन भी आपको लेक्चर दे दूँ, क्योंकि जुमा का जो दिन है ये बड़ा अफजल दिन होता है और ये सैयदुल अय्याम है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, इससे पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज छठा लेक्चर है। और ये लेक्चर मैं ये समझता हूँ कि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपने पूरी तवज्जो के साथ क्लास में बैठना है और इसे नोट करना है, इसे अपने पास लिखना है, क्योंकि जब आप सुनते हैं और उसके बाद लिखते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए आपके जहन में महफूज हो जाती है और पेवस्त हो जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज का जो लेक्चर है वो इस मैसेज के साथ मैं शुरू करूँगा कि चेंज योर लेंस, चेंज योर वर्ल्ड। अपनी सोच को सही करो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अच्छा सोचो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। बाज़ लोग ऐसे हैं, लेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है वो शीशा जिसे हम देखते हैं, यानी कि ज़िंदगी दुनिया को अच्छे अंदाज में देखना शुरू करो तो ये दुनिया वाकई तब्दील शुदा पाओगे। ये इसका असल में मकसद है। ये कॉल एक बहुत मशहूर राइटर है, एजुकेशनिस्ट है, जिनका नाम है फ़याज़ सियाल। उन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम ही उन्होंने यही रखा है, चेंज योर लेंस, चेंज योर वर्ल्ड। सबसे बड़ी ये बात है कि उन्होंने इस किताब के शुरू पे ना एक तस्वीर डाली है। उस तस्वीर के ऊपर एक शीशा बना हुआ है, उस शीशे के बाहर एक बिल्ली बैठी हुई है और और जो बिल्ली है वो शीशे के अंदर देख रही है, तो उसके अंदर से ना शेर नज़र आ रहा है। मकसद कहने का ये है कि बिल्ली शीशे में देखती है तो अपने यानी कि उसे शेर नज़र आ रहा होता है। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर एक बड़ा मैसेज है, आप अपने आप को कभी भी कम तर सलीतों वाला इंसान ना समझें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुव्वतें दी हैं, बहुत सलीतें दी हैं, आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। आपने मिसाल के तौर पर अपनी सोच पर काबू पाना है और इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि अल्लाह ताला देखना कि आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलते हैं। मैं आज एक जगह पे लेक्चर दे रहा था और उन्हें मैं समझा रहा था कि बच्चों, अगर दुनिया का जितना भी लंबा सफ़र हो उसका आगाज़ हमेशा एक कदम से होता है। ए लॉन्ग जर्नी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्राम अ वन सिंगल स्टेप। यानी कि एक कदम से उसका आगाज़ होता है। यहाँ से अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं बिम्बर से कोटला जाऊँ, तो अगर हम उड़ के नहीं यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने यह सिस्टम ही नहीं रखा होगा कि यहाँ पर कोई जादू वाला सिस्टम नहीं है। दुनिया में मेहनत के ज़रिए इंसान इससे भी आगे जा सकता है। और वो मेहनत क्या है कि अगर आप लोग यहाँ से चलना शुरू हो जाएं, हिम्मत ना आ रहे हैं, रास्ते में कोशिश करते रहें, बिल्कुल आगे पीछे डाइवर्ट ना हो, इंशाल्लाह देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू रीच कोटला। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो तेज़ स्पीड चलने वाले होंगे वो ज़रा आपसे पहले पहुँच जाएंगे और जो ज़रा आस्ता चलने वाले हैं वो ज़रा लेट पहुँचेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। मैं इसमें इजाफा करूँगा, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन्स द रेस। तो आप लोग चलते रहें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप लोग अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। आपके टीचर बनने की मंजिल है, प्रिंसिपल बनने की, या जो भी आपकी मंजिल है हेडमास्टर की, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप ज़रूर उस मंजिल तक पहुँचेंगे। लेकिन आपने रास्ते में रुकना नहीं है, अपना सफ़र जारी रखना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपनी मेहनत जारी रखनी है और ये देखते रहना है कि आप कहीं रास्ते से डाइवर्ट ना हो जाएं, आप कहीं रास्ते से इधर उधर ना हो जाएं, आप कहीं आगे पीछे मिसाल के तौर पर रास्ते से गुम ना हो जाएं, क्योंकि आपके रास्ते में जाते हुए तकलीफ़ भी आ सकती हैं, मुश्किलात भी आ सकती हैं, सब्र आज़मा लम्हात भी आ सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपका जो नस्बुल ऐन है, जो टारगेट है, वो बिल्कुल कायम दायम रहे। आज बच्चों इस्लामियात से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस्लामियात ज़रा देखें कि आ फेमस इवेंट ऑफ मिराजुन नबी टुक प्लेस ऑन 27 ऑफ रजब, यानी कि
मिराजुन नबी का जो वाक़या है ये रजब की 27वीं रात को हुआ था। यह आपने याद रखना है कि जो रजब की 27वीं रात थी उस रात को मिराज शरीफ हुई थी नबी पाक सल्लम को। अब दूसरा सवाल है, नेम द पारा इन विच दिस इवेंट मेंशंस, यानी कि उस पारे का नाम बताना है जिसमें ये सूरत नाजिल हुई। उस पारे का नाम है 15वां। और बच्चों बड़ा इत्फाक है कि इस पारे का आगाज़ ही साथ से होता है सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिहिल, यानी कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई, यानी कि बुलंदी की तरफ लेके गई। मकसद ये है, यानी मस्जिद अक्सा की तरफ लेके गई। मकसद कहने का ये है कि जो 15वां पारा है उसका जो आगाज़ है वो ही इसी से होता है। किससे होता है? मिराज नबी जो है इसके वाक़या से। आगे नंबर 3 है, नेम ऑफ द सूरा इन विच दिस इवेंट मेंशंस, सूरत का नाम क्या है? और सूरत का नाम है बच्चों बनी इसराइल। और आगे नेम ऑफ द आयात इन विच दिस इवेंट मेंशन्ड, उस आयत का नाम बताएं जिसमें ये वाक़या आया है। तो कितने नंबर आयत पे आया है? सुने बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में ये वाक़या आया है। अब ज़रा एक बात आपने ये जहन में रखनी है कि नोट करनी है आपने कि ये जो मिराज नबी का वाक़या है ना, एक बात होगी कि ये 27वीं रजब को यानी कि पेश आया था, यानी रजब का महीना था और उसकी 27वीं रात थी, यानी 27 तारीख थी। दूसरा यह है कि इसका जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे में है? तो इसका जिक्र कुरान पाक के 15वें पारे में है। तीसरी बात है कि कौन सी सूरत में इसका जिक्र है? सूरह बनी इसराइल में इसका जिक्र है। चौथी बात है कि बनी इसराइल की आयत नंबर कौन सी है जिसमें जिक्र है? तो उसका नाम है आयत नंबर 1, उसमें जिक्र है। आगे नंबर 5 है, विजिट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द फर्स्ट हेवन ड्यूरिंग मिराज नबी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज शरीफ हुई तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आगे सवाल है, विजिट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द सेकंड हेवन, दूसरे आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किससे मुलाकात हुई? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पे मिराज शरीफ के दौरान हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। और चौथे आसमान पर आप सल्लम की जो मुलाकात है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। इसी तरह पाँचवें आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुलाकात है वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। और उसके बाद आगे जो छठा आसमान था वहाँ पे मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और आखिरी जो 7वां आसमान है वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद बच्चों नंबर 12 है कि नेम द हेवनली काबा। आपने बच्चों ये याद रखना है कि पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरे आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से। और तीसरे आसमान पर किससे मुलाकात हुई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पाँचवें आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर किससे मुलाकात हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर किससे मुलाकात हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। ये मैंने ज़बानी बताए हैं और यकीनन आपको यानी कि मुझे यकीन है कि ये दुरुस्त मैंने बताए हैं। आगे बच्चे नंबर 12 है, नेम द हेवनली काबा। आसमानी काबा का क्या नाम है? उसका नाम है बैतुल मामूर, यानी जो आसमानी काबा है उसका नाम बैतुल मामूर, मीम एन मीम वा और ए, बैतुल मामूर, ये आसमानी काबे का नाम है। बच्चों आगे दुनिया के जो बड़े बड़े मज़हब हैं उनकी जो मशहूर किताबें हैं उनके नाम हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है तौरात, TORAIT, तौरात। जो तौरात है इसको इंग्लिश में तोरा कहते हैं, TORAH, तोरा कहते हैं। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। और याद रहे कि तौरात का मतलब होता है कानून, उसूल, ज़ाब्ता। ये भी याद रखना, तौरात का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसका मतलब होता है। तौरात का मतलब उसूल, ज़ाब्ता, यानी कि रूल्स या लॉज या रेगुलेशंस। दूसरी किताब का नाम है ज़बूर। ज़बूर को इंग्लिश में साम्स कहते हैं, PSALMS, साम्स।
और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये किताब नाज़िल हुई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में हज़रत यानी कि डेविड भी कहते हैं। और ज़बूर का मतलब होता है तारीफ़ हमद, तारीफ़ या हमद, यानी कि प्रेज़ या हमद के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप नोट कीजिएगा मेरी बात सुन के, HYMN हिम, HYMN हिम, यानी कि ये मतलब होता है इसका यानी कि तारीफ़ हमदो सना। आगे बच्चों तीसरा है गॉस्पल या बाइबल, यानी बाइबल इंजील को कहते हैं, गॉस्पल का मतलब भी इंजील ही है। और ये किताब हज़रत यानी कि जीसस या ईसा या क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई है। और बच्चों बाइबल का मतलब होता है खुशखबरी, बाइबल का मतलब होता है गुड न्यूज़, खुशखबरी। उसके बाद आगे नंबर 4 है, नेक्स्ट है स्क्रोल्स। स्क्रोल का मतलब होता है सहीफ़े। जो सहीफ़े हैं ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए थे। सहीफ़े किस पे नाज़िल हुए? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी तौरात के साथ कुछ पहले सहीफ़े नाज़िल हुए थे। और इसका जिक्र 30वें पारे के अंदर मौजूद है। वो आपने आयत सुनी होगी, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़े इब्राहीम व मूसा। यानी कि कुरान पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का भी जिक्र है। मैंने इसलिए आयत पढ़ी है कि आपको याद रहे कि कुरान पाक में किन के सहीफ़ों का जिक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का जिक्र है। सहीफ़े को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोल्स। और ये सहीफ़े छोटी छोटी किताब होती हैं जिसे कहते हैं ना बुकलेट यानी किताबचा। ये सहीफ़े छोटे छोटे कानून नाज़िल होते थे। जैसे अगर हम याज की मिसाल लें तो 5-7 पेज के ऊपर एक छोटा सा पैगाम लिखा होता है, इस तरह का। आगे बच्चों कुरान है। कुरान जो है ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। और जो कुरान है इसको अंग्रेज़ी में भी कुरान ही कहते हैं। और कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब या बार बार पढ़ना। आगे बच्चों बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म जो है ये मज़हब ये गौतम बुद्ध से शुरू हुआ था। ये जो गौतम बुद्ध है ये आपको पता है एक शहजादा था जो अपना महल छोड़ के जंगलों में चला गया था। उसने इस मज़हब की बुनियाद रखी इस मज़हब की बुनियाद रखी। इसकी जो इस मज़हब की जो यानी कि मुक़द्दस किताब है ना, उसका नाम है दी त्रिपिटका, यानी त्रिपिटका इसका नाम है, यानी त्रिपिटका। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सेट कर दूं। ये त्रिपिटका। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे ये ज़रा थोड़ा सा ये हो गया। चलें, ये त्रिपिटका। उसके बाद हिंदुइज़्म है। इनकी जो मुक़द्दस किताब उसका नाम है दी वेदा। जो बुद्धिज़्म है इसकी किताब का नाम है त्रिपिटका। और हिंदुइज़्म की जो मजहबी किताब उसका नाम है दी वेदा। जो वेदा है यानी जिसको वेद कहते हैं, वेद को इंग्लिश में वेदा कहते हैं। अगर पेपर में ये सवाल आया ना तो ये वेदा लिखा होगा। वैसे तो वेदा की बहुत सारी किस्में हैं। उन्होंने जो यजुर्वेद है और मतलब ये कि काफ़ी यानी कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, लेकिन असल में जो मेन किताब है ना वेदा वो एक ही है। जो सिखिज़्म है इनकी जो मशहूर किताब उसका नाम है ग्रंथ साहिब, यानी सिखिज़्म जो है इसकी किताब का नाम है ग्रंथ साहिब। तो ये बच्चों किताबें थी जो कि दुनिया के बड़े बड़े जो मज़ाहिब हैं उनकी किताबें हैं, तो इनका नाम हो गया है। आगे भी चलते हैं पेडागोजी के ऊपर। पेडागोजी में पहले लिखा हुआ है दी वर्ड एजुकेशन इज़ फ्राम आ खाली जगह वर्ड एजुकेटम, यानी कि खाली जगह में लफ्ज़ आ जाएगा लैटन। जो एजुकेशन है
ये एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और मतलब है कि ये किस लफ्ज़ से निकला है? एजुकेटम से निकला है, EDUCATUM। एजुकेटम असल में लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और एजुकेटम से लफ्ज़ बिगड़ के एजुकेशन बना है। दूसरा सवाल, एजुकेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ खाली जगह लैटिन वर्ड्स। ये जो एजुकेटम है इसमें कितने लातीनी लफ्ज़ हैं? तो ये 3 हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 3 लफ्ज़ से मिलके जो एजुकेशन है ये लफ्ज़ बना है, यानी कि 3 इसके अंदर लैटिन वर्ड हैं, यानी 3 लफ्ज़ों से मिलके लफ्ज़ एजुकेटम बना है। तीसरा, द टर्म एजुकेशन इज आल्सो कनेक्टेड विद द लैटिन ई मीनिंग। ये जो एजुकेटम से पहले ई आता है ना एजुकेशन में, तो इस ई एंड जू केयर मीनिंग टू लीड आउट। जो ई है ना, इसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है आउट, और जू केयर का मतलब होता है लीड। तो एजुकेयर का मतलब होता है लीड आउट, यानी कि रहनुमाई करना किसी की, यानी कि अंधेरे से निकालना, रोशनी की तरफ लेके जाना। तो एजुकेयर का या एजुकेटम का मतलब होता है लीड आउट, ये आपने याद रखना है। नंबर 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज, कहते हैं बेसिक एलिमेंट, यानी जो तालीमी निज़ाम है इसकी जो बुनियाद होती है वो क्या है? इसका बुनियादी उनसर कौन होता है? तो तालीमी निज़ाम है इसका बुनियादी उनसर जो होता है वो टीचर होता है। टीचर को इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, टीचर भी कहते हैं। बाज़ ने फैसिलिटेटर भी बोला है, बाज़ ने गाइड भी बोला है, बाज़ ने हेल्पर भी बोला है। ये मुतलिफ जो फ़लसफ़े हैं ना दुनिया के, हर फ़लसफ़े में उन्होंने टीचर को एक डिफरेंट नाम दिया है, लेकिन असल में टीचर वही है जो कि बच्चों को सिखाता है। तो ये लिखा हुआ है बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ अ टीचर। आगे नंबर 5 है, होल एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड, यानी पूरा जो एजुकेशन निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है? तो वो तालिब इल्म के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये याद रखिएगा। होल एजुकेशन सिस्टम, देखें किताबें किसके लिए बनाई जाती हैं? बच्चों के लिए। तालीमी बोर्ड किसके लिए है? बच्चों के लिए। यानी टेक्स्ट बोर्ड किसके लिए? बच्चों के लिए। टीचर किसके लिए? बच्चों के लिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई जाती है? बच्चों के लिए। तो इसका मतलब है एजुकेशन जो सिस्टम है ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? बच्चों के लिए। बच्चों से मुराद स्टूडेंट, बच्चों से क्या मुराद? स्टूडेंट। नंबर 6 है, पाकिस्तान एजुकेशन मोड्स आर खाली जगह नंबर। पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है इसके मुतले मदारज या जो तालीम है इसके मुतले रास्ते कौन कौन से हैं? तो इसके जो यानी कि जो इसके ज़राया हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 ज़राया कौन कौन से हैं? यानी कि हायर यानी सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद आगे आ जाता है मिसाल के तौर पर यानी कि या मैट्रिक लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। यानी पाकिस्तान के अंदर 3 तरह की तालीम होती है, कॉलेज के अंदर होती है, स्कूल के अंदर होती है, कॉलेज के अंदर होती है या यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। तो इनको बच्चों बोलते हैं एजुकेशन मोड्स। उसके बाद आगे आ गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ आल्सो नोन एज। बच्चों एजुकेशन की 3 बड़े ज़रिए हैं हासिल करने के। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल होती है ना वो बाज़ाब्ता किसी इदारे में जाके हासिल की जाती है, उसकी एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, और वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो कि इंसान को किताबों की शक्ल में तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन तजर्बे की शक्ल में इंसान सीखता है, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, दूसरों से लर्निंग करता है, तीसरे किसी की बात सुनी, पर्या पंचायत की बात सुनी, दोस्तों से बात सुनी तो इससे इल्म हासिल हो गया, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। उसके लिए कोई इदारा नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी का यानी कॉलेज वगैरह नहीं होता। जितने नबी हैं सारे नबियों की तालीम इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ये याद रखना। अब तीसरी बात आ गई नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये बेसिकली ये ना तो किसी इदारे में हासिल की जाती है और ना ही इदारे के मुकम्मल बाहर रह के हासिल की जाती है। जैसे बंदे के ज़िंदगी का तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, बंदा दूसरों से सीखता है, दूसरों से लर्न करता है वगैरह वगैरह। ये एजुकेशन होती है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, कि स्कूल कहीं है और स्टूडेंट कहीं बैठा हुआ है, यूनिवर्सिटी कहीं कोसों दूर है लेकिन स्टूडेंट कहीं बैठा हुआ है, लेकिन इन दोनों का आपस में रब्ता है। इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे अल्लामा इकबाल अपनी यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की मिसाल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लोग घर बैठ के पढ़ते हैं, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की मिसाल है।
तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली इज द एजुकेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन होती है। उसके बाद आगे नंबर 8 है एजुकेशन विच इज कंडक्टेड इन स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड। जो तालीम हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हासिल करते हैं और जिसमें पूरी एक प्लानिंग होती है, नज़्म ज़ब्त होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। क्या बोलते हैं उसे? फॉर्मल एजुकेशन। आगे बच्चों नंबर 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल अभी आपके सामने आ रहा है, आपने ये जहन में रखना है। अरिस्टोटल सेड दैट नॉलेज इज खाली जगह। अरिस्टोटल पता ना कौन है? बहुत बड़ा माहिर तालीम है। और इसको बच्चों इसको यानी कि यूरोप में उस्ताद अव्वल कहा जाता है, फर्स्ट टीचर के नाम से मशहूर है। हमारे फर्स्ट टीचर कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है इस्लाम के। और जो मगरब हैं, मगरब वाले, इनको अपना पहला उस्ताद मानते हैं। अरिस्टोटल, अरस्तु, इसने बड़ी किताबें लिखी हैं। ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाता है, ये फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहलाता है, ये फादर ऑफ ये बहुत फ़िलासफ़ी भी है, सारी ये चीज़ें हैं। तो इसको उर्दू में सुकरात का है, यानी कि अरस्तु कहते हैं, अरस्तु। तो इसने नॉलेज को किस चीज़ से तशबीह दी है? इसने नॉलेज को विरचू से तशबीह दी है। ये कहते हैं नॉलेज इज़ विरचू, इल्म नेकी है। इल्म के साथ यानी इल्म को उसने नेकी कहा है। नंबर 10 है इट इज़ सेड दैट हर जगह इज़ द फर्स्ट टीचर इन द वर्ल्ड। ये कहा जाता है इस्लाम के मुताबिक दुनिया के पहले उस्ताद कौन है? तो वो बच्चों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। दुनिया के जो पहले उस्ताद हैं उनका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आगे बच्चों देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 35 वर्किंग वीक्स एन ईयर एट स्कूल लेवल। बच्चों स्कूल लेवल पे 35 हफ्ते होते हैं जो कि बच्चों ने पढ़ना होता है। एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स में जो 35 वीक्स हैं ना, वो बच्चों होते हैं किसके लिए होते हैं पता है आपको? पढ़ने के लिए होते हैं स्कूल लेवल पे। और नंबर 12 पे लिखा हुआ है एट यूनिवर्सिटी लेवल अबाउट 100 सब्जेक्ट्स आर टॉट। जदीद एजुकेशन के सिस्टम है, यूनिवर्सिटी में कितने मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं बच्चों? 100। कितने मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं? 100 पढ़ाए जाते हैं। आगे बच्चों नंबर 13 है द टेक्स्ट बुक बोर्ड इज़ हेडेड बाय। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसका जो सबसे बड़ा सरबराह होता है वो कौन होता है? तो बच्चों उसका नाम है चेयरमैन। यानी कि जो टेक्स्ट बोर्ड है, जो पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बोर्ड है, ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बोर्ड है इसके ये किताबें छिपती हैं, यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उर्दू इंग्लिश जो भी है, मैट्रिक की किताबें, 5वीं 7वीं नर्सरी, ये सारी यानी जो किताबें ना ये बोर्ड में बनती हैं। और ये इस बोर्ड की बुनियाद कब रखी गई थी? 1962 में रखी गई थी। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसकी जो बुनियाद है ये 1962 में रखी गई और हेडेड बाय गवर्नर जनरल नासिर अली खान। यानी कि जो जनरल नासिर अली खान हैं वो इसके सरबराह थे 1962 में जब इसकी बुनियाद रखी गई। और ये कानून की शिक है। ये कानून नंबर ये आपको पता है ये क्या बनता है? अंडर टेक्स्ट बुक ऑर्डिनेंस, यानी टेक्स्ट बुक ऑर्डिनेंस यानी ऑर्डिनेंस कानून को कहते हैं आयन। ये मतलब है कौन सा कानून है? एक्स आपको पता है 10 को कहते हैं, एल से मुराद 50 होता है और ये 1 है। अब अगर एल और एल के पीछे 10 लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब है कि 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा और 1 बीच में प्लस करेंगे तो 41। तो ये कानून नंबर 41 है, ये याद रखना आपने। इंग्लिश ज़बान में एल से मुराद यानी कि जिस तरह होता है ना वी से मुराद 5 होता है, एक्स से मुराद 10 होता है, एल से मुराद 50 होता है, सी से मुराद 100 होता है, एम से डी से मुराद 500 होता है और इसी तरह मिसाल के तौर पर ये गिनती आगे चलती जाती है। तो ये कौन से कानून के तहत? टेक्स्ट बुक ऑर्डिनेंस 41, ये 41 है। इसके तहत ये बोर्ड 1962 को बना था और उस वक्त के जो सरबराह थे वो यानी कि किन की मतलब है कि सरपरस्ती में बना था? जनरल नासिर अली खान की सरपरस्ती में। आगे नंबर 15 द एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू लेवल्स। पाकिस्तान में जो तालीम है ये कितने लेवल पे तकसीम है? जब मोड्स की बात आए तो वो 3 मोड हैं, यानी 3 ज़रियों से तालीम दी जाती है, मैट्रिक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब ये आ गए लेवल्स, तो लेवल 5 हैं पाकिस्तान में जो तालीम है एजुकेशन उसके लेवल 5 हैं। 5 कौन से हैं? प्राइमरी लेवल हैं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्राइमरी के बाद क्या आ जाता है?
यानी कि मिडिल आ जाता है, मिडिल के बाद फिर क्या आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी के बाद फिर कॉलेज आ जाता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी है। तो ये 5 लेवल हैं, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, मैट्रिक लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, 5 लेवल हैं। और 9वीं 10वीं को सेकेंडरी लेवल भी कहते हैं, 11वीं 12वीं को हायर सेकेंडरी लेवल भी कहते हैं। आगे नंबर 6 है बच्चों, एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज, जितना भी तालीमी निज़ाम है उसका सबसे इंटेग्रल पार्ट क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। जो इंटेग्रल पार्ट है वो क्या होता है बच्चों, वो एग्जामिनेशन होता है। एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज एग्जामिनेशन। जो इम्तहान है ये तालीमी निज़ाम का सबसे आम हिस्सा होता है, सिस्टम होता है। नंबर 17 है, द हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल इज कॉल्ड, ये जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है या लेवल है, इसको FSC या FA या इंटर भी कहते हैं। FSC, FA या इंटर लेवल भी कहते हैं। नंबर 18 है, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन अनइक्वल लाइंस। पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है ये गैर मसावी है। इससे बच्चों मुराद ही अनइक्वल होता है, नामवार, यानी कि बराबर नहीं है, मसावी नहीं है। इससे मुराद ये है बच्चों कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है ना, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो कि एचीसन में पढ़ते हैं, बीगन हाउस में पढ़ते हैं, उनका निज़ाम ही अलग है। इसी तरह बाज़ बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ, जैसे मिलिट्री कॉलेज हैं, कैडेट कॉलेज हैं, उनका निज़ाम ही अलग है। इसी तरह बाज़ बच्चे जो APS में या बाकी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका सिस्टम और है, गवर्नमेंट इदारों का और है। हर एक अपना अपना निज़ाम है, हर एक अपना अपना निसाब है। इसलिए ये बात याद रखना, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन अनइक्वल लाइंस। नंबर 19 द अदर नेम ऑफ नर्सिंग स्कूल इज नर्सरी स्कूल। जो नर्सरी होती है ना स्कूल, इसका दूसरा नाम होता है प्री स्कूल। द अदर नेम ऑफ नर्सरी स्कूल इज प्री स्कूल, यानी जो प्री स्कूल होते हैं, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है जो नर्सरी स्कूल होता है ना, जिसमें नर्सरी, प्रेप और 1 की क्लासें पढ़ाई जाती हैं, इसको दूसरा नाम नर्सरी स्कूल का प्री स्कूल भी है, ये मतलब है। आगे लिखा हुआ है, देयर वर हर जगह कॉलेज एट टाइम ऑफ पार्टीशन 1947। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो उस वक्त पाकिस्तान में टोटल 40 कॉलेज थे। ये याद रहे कि पाकिस्तान में 40 कॉलेज थे और एक यूनिवर्सिटी थी जिसको दुनिया जानती है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के नाम से। जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है ये पाकिस्तान के क़याम के वक्त मौजूद थी, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जामशोरों के मुकाम पे है, वो यूनिवर्सिटी बंद तो चुकी थी लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ था। बाज़ किताबों वाले लिख देते हैं जी कि 2 यूनिवर्सिटी थी जब पाकिस्तान बना, वो हैदराबाद को भी गिन देते हैं जो जामशोरों की है, लेकिन एक्चुअली इसका जवाब है कि एक ही यूनिवर्सिटी थी जो कि 1872 को बनी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी 1872 को बनी थी, तकरीबन आज से 150 साल पहले, और पाकिस्तान के जब बना उस वक्त ये मौजूद थी। और कॉलेज कितने थे, 40 कॉलेज कितने थे, 40। आगे बच्चों द एज ग्रुप फॉर प्री प्राइमरी इज, जो प्री प्राइमरी क्लास है, प्री प्राइमरी से मुराद बच्चों पता ही क्या होता है, प्री प्राइमरी का मतलब होता है प्री स्कूल, यानी नर्सरी और प्रेप क्लास जो होती है, और 1 नर्सरी, प्रेप 1 या प्ले ग्रुप भी शामिल कर लें। 1 तक जो उम्र है ना ये बच्चे की 5 साल होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान के अंदर ये कानून है कि 5 साल उम्र होनी चाहिए, 3 से 5। नंबर आगे बच्चों 22 है, ओनली 63% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन फिनिश प्राइमरी एजुकेशन। 63% पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना वो मिसाल के तौर पर प्राइमरी लेवल पे जाके अपनी तालीम को ख़त्म कर देते हैं। कोई 1 में छोड़ देता है, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 5 में, इस तरह। 68% ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स एंड 72% ऑफ पाकिस्तानी बॉयज़ रीच ग्रेड 5। लड़कियां पाकिस्तान में जो हैं वो 5वीं क्लास तक 68% हैं जो पहुंचती हैं, और जो लड़के होते हैं ये 72% है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। द फर्स्ट टीचर इन वेस्टर्न, यानी कि मैंने आगे ये बताया आपको कि जो वेस्ट में या मगरबी सबसे जो पहला उस्ताद है वो कौन था, उसका नाम है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तू। अरस्तू जो है इससे मतलब है कि मौलम अव्वल कहा जाता है या फर्स्ट टीचर कहा जाता है। और द सेकंड टीचर इज़ कंसीडर्ड अल फराबी, और दूसरा टीचर किसे कहा जाता है, अल फराबी को।
जो सेकंड टीचर है ये अल फराबी को कहा जाता है और जो फर्स्ट टीचर है ये अरिस्टोटल को कहा जाता है। उसके बाद ये पेडागोजी 2 है। मैंने इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसमें सुना भी है, पढ़ा भी है। ये मैनेजमेंट स्टाइल हमने 2 पहले पढ़ लिया, आज ये तीसरा है। जो मैंने पहले पढ़ा दी है उसमें एक डेमोक्रेटिक स्टाइल मैंने पढ़ा दी है और जो दूसरा वो लेसे फेयर स्टाइल मैंने पढ़ा दी है, लेस इज फेयर। ये जो तीसरा स्टाइल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे मेरे लेक्चर शुरू से सुनते आ रहे हैं उनके लिए तो अभी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अभी ये तीसरा स्टाइल यानी कि स्टाइल है। और ये किस चीज़ का स्टाइल है? नंबर 1 लीडरशिप स्टाइल, नंबर 2 मैनेजमेंट स्टाइल, नंबर 3 सुपरविजन स्टाइल, नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल और नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल। तो नंबर 6 हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्टाइल। जो भी किसी अदारे के हेड होते हैं, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी मिल, किसी फैक्ट्री, किसी NGO, NPO, ये जितनी भी NGOs वगैरह होती हैं उनके जो बास होते हैं तो उनके 3 स्टाइल होते हैं। लेसिस फेयर होते हैं या फिर डेमोक्रेटिक होते हैं या फिर अथॉरिटेटिव होते हैं। 2 मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बच्चों, आज मैं तीसरा पढ़ा रहा हूँ, अथॉरिटेटिव। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल विच रिसेंबल्स विद डिक्टेटरशिप। ये वो स्टाइल है जिसको डिक्टेटरशिप के साथ भी मुमासलत दी जाती है। हुक्मिया या हाकमाना यानी कि हुक्म करना, हाकमाना यानी कि हुक्म करने वाला स्टाइल। अब इसकी कुछ आगे क्वालिटीज़ आएंगी, ये बच्चों आपने समझनी है और ये पेपर में तो इसका बहुत हिस्सा आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका बच्चों जो मेन स्लोगन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन जो स्लोगन है इसका मेन स्लोगन ये है SLOGN स्लोगन, यानी इनका बड़ा नारा है कि इस स्टाइल का जो आदमी होता है ना, जो हेड होता है, प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होता है, हेड होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, वो जो इस स्टाइल वाला आदमी होता है ना उसका एक नारा बहुत मशहूर होता है और होता है कि डू व्हाट आई से बिकॉज आई से सो। यानी कि डू व्हाट आई से, वो काम करो जो मैं कहता हूँ, बिकॉज आई से सो, क्योंकि ये मेरा हुक्म है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। यानी कि इसमें जो हेड होता है किसी भी इदारे का, चूँकि हम एजुकेशन से हैं तो लिहाजा हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। जो उसके हेड होते हैं, प्रिंसिपल या हेड मास्टर होते हैं या VC वगैरह होते हैं, HOD होते हैं, डीन होते हैं, ये उनका स्टाइल होता है। वो आपने जो उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ उनका ये एक रवैया होता है, एक अंदाज होता है। अथॉरिटेटिव स्टाइल का मतलब है हकमाना अंदाज। तो हकमाना अंदाज में क्या होता है कि वो कहता है कि डू व्हाट आई से बिकॉज आई से सो। जो बास होता है, जो प्रिंसिपल होता है, कहता है वो काम करो जो मैं कहता हूँ क्योंकि मैं ही ऐसा कहता हूँ। वो किसी की बात नहीं सुनता, अपनी बात मनवाता है, अपनी बात पे जोर देता है, उसे किसी से कोई गर्ज नहीं होती। आगे जी, इस स्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने अभी समझने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर इम्पोजेज हिज ओपिनियन एंड इट्स रिजल्ट। एडमिनिस्ट्रेटर इम्पोजेज हिज ओपिनियन एंड इट्स रिजल्ट। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपनी बात जो है ज़बरदस्ती ठूंसता है और उस पर अड़ जाता है और उसको मनवाने की कोशिश करता है कि उस पर अमल हो। अगर कोई अमल नहीं करता तो उसकी बिल्कुल खैर नहीं है, तो इसलिए कि वो बहुत सख्त आदमी होता है। नंबर 2, सबॉर्डिनेट्स आर सप्रेस्ड एंड फ्राइटन्ड। जो उसके मातहत काम करने वाला अमला है वो बेचारा उसके नीचे लगा रहता है और उसे डरता रहता है। अगर कोई हेड मास्टर, प्रिंसिपल, मेल या फीमेल बहुत सख्त आ जाए, जो किसी की बात ही ना सुने, जिनकी आंखें माथे के ऊपर हों, जो किसी को लिफ्ट ही ना करवाएं, तो वो इस तरह के रवैया रखते हैं जिनसे जो सबॉर्डिनेट का मतलब पता नहीं क्या होता है? सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अमला, स्टाफ। जो स्टाफ काम करने वाला होता है उसे सबॉर्डिनेट कहते हैं। सबॉर्डिनेट्स आर सप्रेस्ड। जो मातहत अमला होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे उनके नीचे लगे होते हैं। एंड फ्राइटेंड, और डरते रहते हैं। बच्चों, पेपर में जब आपका NDS का पेपर आता है उसमें ये स्टेटमेंट लिखी होती है
फर्ज करें लिखा होगा सबॉर्डिनेट्स आर सप्रेस्ड एंड फ्राइटन्ड, आगे लिखा होगा इन व्हाट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, तो नीचे 5 स्टाइलों के चारों के नाम लिखे होंगे। पहले लिखा होगा लेसिस फेयर, फिर लिखा होगा डेमोक्रेटिक, फिर लिखा होगा अथॉरिटेटिव, फिर लिखा होगा आगे चौथा भी अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी लिखा होगा जो पुराने स्टाइल हैं जैसे ऑटोक्रेटिक, और आगे लिखा होगा नन ऑफ दीज। अगर आपको याद होगी कि ये काम इस स्टाइल में होता है तो फिर आप ये लिखेंगे। ये मैंने सारे ये सवाल बनाए हुए हैं, ये समझ लें 1 2 3 4 जो 5 हैं। ये ऊपर वाला भी आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर इम्पोजेस हिज ओपिनियन एंड इट्स रिजल्ट, आगे लिखा होता है इन विच स्टाइल सो हैपन्स, नीचे चारों स्टाइलों के नाम लिखे होते हैं पांचों के और आपने टिक करना होता है। फिर लिखा हो सकता है सबॉर्डिनेट्स आर सरप्रेस्ड एंड फ्राइटन्ड, जो मतहत होते हैं वो बेचारे दबक के रहते हैं और डरते रहते हैं। ये कौन से स्टाइल में बात होती है, पता होना चाहिए आपको, ये अथॉरिटेटिव स्टाइल में बात होती है। आप अथॉरिटेटिव वाला ऑप्शन दुरुस्त करेंगे। फिर लिखा होता है फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर आर नॉट केयर्ड, दूसरे लोगों के जज्बात का ना एहसासात का कोई भी परवाह नहीं की जाती, वो चाहे मरे चाहे वो रोए जो कुछ भी करें, क्योंकि आपका जो हेड है उसको काम चाहिए होता है बस, एंड नथिंग मोर, काम के अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो ये किसका कॉल है, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर आर नॉट केयर्ड, ये अथॉरिटेटिव का कॉल है। अथॉरिटेटिव स्टाइल में ऐसा होता है। क्या लेसिस फेयर में ऐसा होता है, नहीं। क्या डेमोक्रेटिक में ऐसा होता है, नहीं। क्या अथॉरिटेटिव में ऐसा होता है, यस। तो ये इसका जवाब है। आगे नंबर 4 है बच्चों, फोकस इज ऑन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। जो फोकस होता है ये किस चीज़ पर होता है, स्कूल का कॉलेज को कंट्रोल करने पे और उसके नज़्म ज़ब्त पे। हेड को स्कूल में अपनी पावर मनवाने के लिए कंट्रोल चाहिए होता है और नज़्म ज़ब्त चाहिए होता है। बाकी चाहे उसको वो इस चीज़ को सख्ती से हासिल करता है, डांट डपट के हासिल करता है, मार कूट के हासिल करता है, तो इसको क्या कहते हैं, फोकस इज ऑन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। ये नंबर 5 है, प्रिंसिपल इज दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा जी बच्चों, ये कई पेपर्स में ये बात आ चुकी है। ये जो है ना फिक्रा, ये लिखा होता है प्रिंसिपल इज दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। कहते हैं उसूल ये है कि बॉस हमेशा सही होता है, बॉस कभी गलती नहीं करता, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये किसका स्टाइल का स्लोगन है, ये बच्चों अथॉरिटेटिव का स्लोगन है। ये ना तो डेमोक्रेटिक है ना ही ये लेसिस फेयर का है, बल्कि ये जो बात कही जाती है ये अथॉरिटेटिव स्टाइल में कही जाती है कि प्रिंसिपल इज दैट, यानी कि कानून ये है बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 6 है देयर इज नो शेयरिंग कंसल्टेशन। अथॉरिटेटिव स्टाइल में कोई भी मशावरत नहीं होती। इसलिए नहीं होती, प्रिंसिपल अपनी बात को ही हरफ आखिर समझता है। वो कहता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो कुछ मैं कहता हूँ वो ठीक है, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के तामन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने मुंह से निकाल दिया उस पर अमल हो जाए तो ठीक है, अगर अमल नहीं है तो उस बंदे को फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कॉलेज से, स्कूल, यूनिवर्सिटी से। तो देयर इज़ नो शेयरिंग कंसल्टेशन। बच्चों नंबर 7 है सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट क्वेश्चन द ओपिनियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद प्रिंसिपल है, हेड है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सबॉर्डिनेट कैन नॉट क्वेश्चन, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर की राय होती है ना, उस राय के बारे में अमला कोई सवाल नहीं कर सकता। अमला या स्टाफ कोई भी नहीं बात पूछ सकता, स्टाफ कुछ भी नहीं कह सकता जी आप क्या कह रहे हैं और हमें क्या कहना चाहिए। सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट क्वेश्चन द ओपिनियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की राय होती है वो हरफ आखिर होती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नंबर 8 सबॉर्डिनेट्स आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स। और सबॉर्डिनेट किसे कहते हैं बच्चों, सबॉर्डिनेट किसी भी जगह पे किसी बंदे के अंडर काम करने वाले सारे लोगों को कहते हैं। उर्दू में से कहते हैं अमला, ऐन मीम लाम ए अमला, और इसका सान लफ्ज़ होता है स्टाफ। जो बंदा जिधर भी काम करता है उनके नीचे स्टाफ काम कर रहा होता है, चाहे 20-25 जो टीचर हैं, 30-40, वो सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं। और मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो बेचारे मजबूर होते हैं कि अपने
वह प्रिंसिपल के आर्डर को माने। कौन से स्टाइल में मजबूर होते हैं? अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का दूसरा नाम अथॉरिटेरियन भी है, अथॉरिटेरियन। तो सबॉर्डिनेट्स इसमें क्या होते हैं? आर्डर मानने पे मजबूर होते हैं। नंबर 9 है देयर इज नो सिंपैथी और रिलैक्सेशन फॉर सबॉर्डिनेट्स, यानी कि देयर इज नो सिंपैथी, कोई हमदर्दी नहीं होती, और रिलैक्सेशन या कोई राम सुकून होता है फॉर सबॉर्डिनेट्स, अमले के लिए, स्टाफ के लिए, काम करने वालों के लिए। काम करने वालों के लिए ना तो कोई अमन सुकून है और ना ही कोई रहमदिली का जज्बा है। काम चाहिए, काम, जिस तरह गधे से नहीं काम लिया जाता, बस काम की उन्हें काम से गर्ज होती है, बाकी किसी चीज़ से गर्ज नहीं होती, ना आपके जज्बात से, ना आपके प्रॉब्लम से, ना आपकी मुश्किल से, ना आपके आंसू से, ना आपके रोने से, किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। उसके बाद नंबर 10 है डिसीजंस आर मेड एंड इम्पोज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेड MADE मेड है। अच्छा जी, ये MAD मेड नहीं है बल्कि MADE मेड है। डिसीजंस आर मेड एंड इम्पोज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, वो खुद फैसले करता है और मिसाल के तौर पर अपना जो अमला कामकार होता है उनके ऊपर ठोंस देता है। एडमिनिस्ट्रेटर फैसले करता है खुद ही, डिसीशंस यानी फैसले खुद ही करता है और फिर उनको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर ठोंस देता है। यानी डिसीजंस आर मेड, फैसले बनाए जाते हैं, एंड इम्पोज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके ज़रिए नाफज कर दिए जाते हैं। आगे बच्चों इसके एडवांटेज क्या हैं? ये पहले मेन फीचर थे, हर फीचर पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है ये कौन से स्टाइल का फीचर है, ये कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। बच्चों आगे एडवांटेज हैं, इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिन इदारों में अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है वहाँ पर ऑर्डर का मतलब है नज़्म व ज़ब्त होता है, यानी कि एक तरतीब होती है, काम की एक तरतीब होती है। डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त होता है, एंड कंप्लायंस ऑफ रूल्स, और जो हुक्म है उन पर अमल होता है। हुक्म यानी कि हुक्म पर अमल होते हैं, या जो भी कवानीन होते हैं उन पर अमल दरामद होता है। एंड रेगुलेशंस, और जो भी यानी कानून या यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी कवायद व ज़वाबित बनाए जाते हैं उन पर अमल होता है। तो पहली बात कौन सी? एक खास यानी कि नज़्म व ज़ब्त होता है, नज़्म व नस्क होता है, और जो कवायद व ज़वाबित उन पर अमल होता है, ये इसका फ़ायदा होता है एक अथॉरिटेटिव स्टाइल का। नंबर 2 कौन सा फ़ायदा है? वर्क इज़ कम्प्लीटेड विदाउट डिले, इन टाइम काम मुकम्मल हो जाता है, कोई ताख़ीर नहीं होती। सारे सबॉर्डिनेट को, टीचर्स को पता होता है काम लेट हुआ, प्रिंसिपल ने हमें लेटर देना, जाओ जी अल्लाह के वाले तनख्वाह अपनी ले आए दिन तक, तो हिसाब किताब करें, अल्लाह के वाले गेट से बाहर जाएं। डर डर के रहते हैं, डर डर के, इसलिए अपना काम इन टाइम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 ओनली द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड। सिर्फ ये होता है कि अगर कोई बंदा उस इदारे में बहुत ज़्यादा माहिर है, माहिरीन है, तो उनकी जो राय होती है उसको थोड़ा सा एहतराम दिया जाता है, बस बाकी किसी की कुछ नहीं सुनी जाती। नंबर 4 ऑल द असाइनमेंट्स आर कैरीड रैपिडली, जितने काम प्रिंसिपल देता है फौरी हो जाते हैं। ये इसका फ़ायदा अथॉरिटेटिव का। उसने आंखें अपनी जगहों पे ना रखी होती, माथे के ऊपर रखी होती हैं ना, वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। अगर किसी ने काम किया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो अल्लाह के वाले खुदा हाफिज़, कल से नहीं आपने आना, ये जवाब मिल जाता है। आज मेरा जुमा कल परसों की बात है, तो मैं सुन रहा था कि हमारे इलाके में भी एक इदारा है, उसने अपने 10 टीचरों को एक दिन वो गेम चारे पढ़ाने के लिए, दूसरे दिन बोला जी कि आपने कल से नहीं आना। तो ये एक अथॉरिटेरियन स्टाइल है, ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमारे करीब इधर कोटला की बात है। नंबर 5 है इट एनकरेज वर्किंग रिलेशनशिप। जो लोग काम शाम करने वाले होते हैं ना, उनके लिए ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें तो ना खुशामद की ज़रूरत होती है, ना उन्हें चापलूसी की ज़रूरत होती है। वो बेचारे अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो टीचर अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे पुरसकून रहते हैं, उनको हौसला अफजाई होती है, उनका तल्लुक ठीक रहता है। नंबर 6 है इट इज़ रिज़ल्ट ओरिएंटेड।
जो अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है ये बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि इसमें बॉस जो होता है ना वो सिर्फ नतीजा देखता है, उसको वो सिर्फ अपना काम देखता है, उसे अपना काम चाहिए होता है, उसे सिर्फ ये चाहिए होता है कि मुझे बस रिज़ल्ट दे दें। यानी जो मैंने टास्क दी है, जो मैंने काम दी है, जो मैंने एक्टिविटीज़ दी हैं उसका मुझे रिज़ल्ट चाहिए और वो रिज़ल्ट फौरी तौर पर हासिल करने की कोशिश करता है। इसलिए अथॉरिटेटिव स्टाइल को यानी कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्टाइल भी कहते हैं। आगे बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नंबर 1 है डिसएडवांटेज जो है इसका वो ये है, इट डिस्करेज फ्री थॉट, आर्टिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो लोग ज़रा आज़ाद सोचते हैं, आला तहय्युर रखते हैं और तख्लीकी सलाहियत रखते हैं, उनके लिए ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है ना ये सही नहीं है। उनके लिए अथॉरिटेटिव स्टाइल बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि वो तो अपनी बात ही नहीं कर सकते वहाँ पे, उनकी तो कोई बात सुनती कोई नहीं है। बास जो होता है ना वो कहता है मैं ही सारा कुछ हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा बास एक आध जो बहुत ही पुराने एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको साथ लगा लेता है, बाकी जाए बाढ़ में जो मर्जी करें। नंबर 2 है इट डैमेज ह्यूमन एस्टीम एंड ईगो। बच्चों इस्टीम का मतलब होती है इज्जत और ईगो का मतलब होती है अना। तो ये जो मेथड है, ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है ऑफ मैनेजमेंट है, ये दो चीज़ों को नुकसान देता है। आपकी इज्जत का लिहाज भी नहीं करता और आपकी अना का लिहाज भी नहीं करता। इट डैमेज ह्यूमन एस्टीम एंड ईगो। ये इंसानी वकार या इंसानी जो इज्जत है और जो अना है उसको तबाह कर देता है। कौन? अथॉरिटेटिव स्टाइल। अगर पेपर में ये लिखा हो द स्टाइल डैमेज ह्यूमन एस्टीम एंड ईगो, तो नीचे 3 स्टाइल का नाम लिखा हो, चौथा ना लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है। और इसी तरह की स्टेटमेंट लिखी आती हैं। इसलिए मैंने एक एक चीज़ ला की है और ये आपके लिए लिखा है ताकि आप लोगों को जहन में रहे। नंबर 3 इट क्रिएट्स नेगेटिव कल्चर ऑफ फ्लैटरिंग। इट क्रिएट्स ये पैदा करता है, यानी जो अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है नेगेटिव कल्चर, मनफी किस्म का माहौल पैदा करता है ऑफ फ्लैटरिंग, खुशामदी का। यानी कि जो खुशामदी का जो है ना ये मनफी यानी कि एक कल्चर, एक रवैया, एक वहाँ पर फ़ज़ा पैदा हो जाती है। इसलिए कि बास अगर गलत भी फैसला करे ना तो उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। और जिस तरह मुगलिया ख़ानदान थे ना तो उन्होंने स्पेशल बंदे रखे हुए थे तारीफ़ करने के लिए। अगर वो तारीफ़ ना करे उसे बड़ी बड़ी सज़ा दी जाती थी और उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाती थी। तो यही हाल है कि किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल आ जाए, कोई ऐसा डिक्टेटर आ जाए, कोई हेड आ जाए, तो वो मिसाल के तौर पर मर्ज़ी तो अपनी करता है ना, हर बात पे अपना कानून चलाता है। फिर वो ये भी चाहता है कि मैं जो कानून चला रहा हूँ ना, कोई तारीफ़ करने वाले भी लोग होने चाहिए। जो तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं उनकी तारीफ़ सुन के वो खुश हो जाता है और कहता है जी कि मैंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, मैं जो काम कर रहा हूँ बेहतरीन कर रहा हूँ, क्योंकि तारीफ़ करने वाले उसकी झूठी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ा एक अलमी है इस हवाले से। तो ये क्या करता है, ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है बच्चों, अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है ये खुशामदी का मनफी जो माहौल है ये पैदा करता है। खुशामदी का, वो कहते हैं ना कि खुशामद से 100 काम निकलते हैं। हर बंदा देखो खुशामद का बंदा बन गया है। ये तो सर सैयद ने भी एक कहानी लिखी थी ना खुशामद, वो कहता है खुशामद करते जाएं और अपने काम निकालते जाएं। हर एक बंदे की ये कमज़ोरी है, ये आज इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी ये खुशामद है, ये याद रखना। उसके बाद नंबर 4 है इट हिंडर्स द वे टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। बच्चों हिंडर्स का मतलब होता है रोकना या रुकावट पैदा करना। अथॉरिटेटिव स्टाइल में चूँकि प्रिंसिपल जो कुछ कह देता है वही यानी कि उसको सही समझा जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल इज़ दैट बॉस इज़ ऑलवेज राइट।
और बच्चों प्रिंसिपल लफ्ज़ जो होता है ना ये दो तरह का होता है। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है यानी कि PRINCIPEL जो इदारे का सरबराह होता है वो भी प्रिंसिपल होता है। एक PRINCIPLE प्रिंसिपल, इसका मतलब असूल होता है। इस अथॉरिटेटिव का असूल है कि प्रिंसिपल इज़ दैट, यानी असूल ये है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, कि जो हमारा बॉस है, जो हमारा हेड है, ये हमेशा जो कहता है सही कहता है। तो बच्चों उसकी फिर जो तारीफ़ है ना, उसकी जो तारीफ़ है वो भी करनी पड़ती है। कि इस वजह से जाके वहाँ पर क्या होता है, खुशामद का माहौल होता है। और सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है कि उस काम में अथॉरिटेटिव स्टाइल के मुताबिक जो लोग बच्चों काम करने वाले होते हैं ना, वहाँ पर जिद्दत पसंदी रुक जाती है, मज़ीद तजर्बात की जो फ़ज़ा होती है ना वो रुक जाती है। वहाँ पर लोग जो होते हैं ना मज़ीद तजर्बे नहीं करते, वो कहते नहीं हमने अगर मज़ीद तजर्बा किया किसी चीज़ के बारे में, हो सकता है जी प्रिंसिपल को नागज़ीर गुजरे या उसको मतलब अच्छा ना गुजरे तो हमें को सज़ा दे दे, दफ़ा करें, छोड़ें। तो हालांकि इनोवेशन का मतलब होता है कि जो निज़ाम चल रहा है उसमें मज़ीद बेहतरी लाना। तो फिर बेटा इस तरह बच्चों फिर इनोवेशन जो होती है ना वो भी रुक जाती है, क्योंकि हर एक कहता है जी कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, छोड़े, हमें क्या ज़रूरत है ज़्यादा मशवरे देने की और ज़्यादा मिसालें तौर पर ये सारे काम काज करने की। तो इसलिए फिर जो एक्स्ट्रा मशवरे हैं ये लोग को नहीं देते। आगे नंबर 5 है बच्चों, सबॉर्डिनेट्स फेस ग्रेट लॉस फॉर नॉन कंप्लायंस। बच्चों देखें कि आप लोग ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि आपको कंप्रीहेंशन हो रही है, आपको समझ आ रही है, आपका फहम काम कर रहा है, आपके अकल में बातें बैठती हैं कि हमें सर क्या बता रहे हैं। आप देखें कि सबॉर्डिनेट का मतलब तो हो गया ना अमला, यानी कि स्टाफ जो काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉइज़। फेस सामना करते हैं ग्रेट लॉस बहुत बड़े नुकसान का, फॉर नॉन कंप्लायंस अगर वो कोई हुक्म अदूली करें तो। जो मातहत लोग हैं या जो स्टाफ हैं वो अगर किसी ऑर्डर को पूरा ना कर सकें तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर सुन लें, सबॉर्डिनेट को नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है कि किसी बात पर अमल ना हो सके, हुक्म अदूली होता है ना कि प्रिंसिपल कहता है सुबह 8 बजे आपने आना है, अगर 1 मिनट भी लेट हो तो गेट बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप 8:01 पे पहुंचते हैं तो गेट बंद हो चुका होता है। अगर आप गेट खुलवाएंगे तो आपसे वो यानी कि मतलब इंक्वायरी करेंगे आपकी कि आप लेट क्यों आए हैं। तो ये इसका मकसद है कि बहुत सारी फिर नुकसान जो होता है उसका सामना करना पड़ता है। और अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, स्कूल में फ़ीस का काम है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का काम है, उसमें कोई आर्डर आ जाता है, वक्ती तौर पर पूरा नहीं कर सकते, आपको ये कहा जाता है जी कि आपने कल प्रोग्रेस रिपोर्टें देनी हैं, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट इन टाइम पे नहीं दे सकते, तो इस वजह से, और आर्डर होता है कि आपने कल ही देनी थी, आप नहीं दे सके, तो इस पर आपको गिरफ्त बड़ी सख्त होती है, आपका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आगे बच्चों नंबर 6 है, इट रिड्यूसेस कमिटमेंट एंड एंथुसियाज्म। ये जो कमिटमेंट होता है कि किसी के काम को अपना काम समझ के करना, पूरी यकसुई के साथ काम करना, और एंथुसियाज्म होता है जोशो जज्बे से काम करना। काम की 2 किस्में हैं, एक तो ये होता है ना किसी का समझ के काम करना, एक होता है किसी के काम को अपना काम समझ के करना, उसको कहते हैं यकसुई कमिटमेंट। एंड एंथुसियाज्म होता है पूरे जोश के साथ, यानी जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी कुव्वत है, जितना टाइम है, उसमें पूरे जोशो जज्बे से वो काम करना। तो इसको कहते हैं इट रिड्यूसेस कमिटमेंट एंड एंथुसियाज्म। जिस इदारे में ये अथॉरिटेटिव माहौल होता है या इस तरह का हेड होता है, वो जो इदारा होता है ना बच्चों, वहाँ पे लोग बस अपने काम से काम रखते हैं, वो यकसुई से काम नहीं करते, जोशो जज्बे से काम नहीं करते। वो जितना काम दिया जाता है बस उतना ही, उसे से आगे कोई गर्ज नहीं होती, जो मर्जी स्कूल को होता रहे, प्रिंसिपल को होता रहे, उससे आगे उन्होंने कभी काम नहीं करना। तो ये क्या करता है कि इस वजह से बच्चों के अंदर यकसुई जो होती है ना वो कम होती है। रिड्यूस का मतलब है कम होती है, जोशी जज्बा भी कम होता है। किसके अंदर? असातिज़ा के अंदर, टीचर्स के अंदर, सबॉर्डिनेट्स के अंदर, स्टाफ के अंदर। नंबर 7 है, स्टाफ डिवाइडेड एंड इज विक्टिमाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्सिटीज। बच्चों कॉम्प्लिकेशंस ये बेसिकली लफ्ज़ है, ये थोड़ा सा ज़रा गलत हो गया लिखते हुए। स्टाफ डिवाइडेड, जो स्टाफ होता है ना
वो क्या होता है, वो तकसीम हो जाता है और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की साजिशें पैदा हो जाती हैं। यानी कि इसलिए कि जो स्टाफ होता है, यानी हर एक की कोशिश होती है कि हम खुशामद करके अपना टाइम पास करें। जो कमचोर होते हैं वो भी खुशामदी बन जाते हैं और वो दूसरों की शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेसिस का लफ्ज़ी मतलब है कि यानी कि जो स्टाफ होता है वो तकसीम हो जाता है और जब तकसीम होता है तो फिर मुख्तलिफ किस्म की जो ग्रुप बंदी होती है वो वहाँ पर यानी कि पैदा हो जाती है। नंबर 8 है देयर इज़ ट्रस्ट डेफिशिएंट बिटवीन बॉस एंड स्टाफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लफ्ज़ है। देयर इज़ ट्रस्ट इतमाद, डेफिशिएंट कम हो जाता है, बिटवीन बॉस हेड के एंड स्टाफ और स्टाफ के दरमियान। जो स्टाफ है ना, आपको पता नहीं इनको इसको सबॉर्डिनेट भी कहते हैं ना, तो कहते हैं जो स्टाफ और बॉस है इनका जो इतमाद होता है, जो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, वो कम हो जाता है। यानी देयर इज़ ट्रस्ट डेफिशिएंट, यानी कि जो अदम इतबार जैसी यानी कि सूरत पैदा हो जाती है। यानी अदम इतबार पैदा हो जाता है किस किस के दरमियान, बॉस और स्टाफ के। किस स्टाइल में काम ऐसे होता है, अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर ऐसा होता है। अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर जो स्टाफ होता है और जो बॉस होता है उनके अंदर इतमाद कम हो जाता है। नंबर 9 इट प्रमोट्स यस आर कल्चर रादर दैन प्रोफेशनलिज्म। यस सर कल्चर पैदा हो जाता है वहाँ पे। नो सर किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती, ना कोई नो सर कह सकता है। यस सर का कल्चर पैदा हो जाता है वहाँ पे। हर एक बंदा आर्डर अगर गलत भी आ जाए फिर भी ओके सर, यस सर, राइट सर। प्रिंसिपल ने गलत भी हुक्म दे दिया, ओके सर, यस सर, राइट सर। तो ये इस तरह की फ़ज़ा एक बन जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, कि पेशा वराना जो सलीतें हैं या जो पेशा वराना जो रवैया है वो वहाँ पे होना चाहिए कि बंदा सच्ची बात को यस के और गलत को बोले कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। अगर कोई एक मतलब प्रिंसिपल एक मशवरा दे रहा है, मशवरा आर्डर कर रहे हैं, तो उसको यस सर कहने के बजाय अगर आप उससे ज़्यादा बेहतर तजर्बाकार हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि नहीं सर अगर ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, यानी कि अगर ऐसे हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। बच्चों बहुत सारे इदारे ऐसे हैं वहाँ पर टीचर 20-20 साल से काम कर रहे होते हैं। एक छोटी उम्र का प्रिंसिपल हेड मास्टर वहाँ पे आके बैठ जाता है और उसको तो सारी सूरत हाल का पता ही नहीं होता, तो ये फिर वहाँ पर बहुत बड़ा मसला बनता है। वो अपने नए जहन के मुताबिक सोचता है तो वो ऑर्डर जारी करता है, जबकि वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो लोग भी आगे से कहते हैं यस सर, यस सर, और आखिरकार क्या होता है कि स्कूल का पट्ठा गुल हो जाता है, कॉलेज का पट्ठा गुल हो जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो जाती है। तो अगर आप यस सर करते रहेंगे तो सही, आप खुश रहेंगे, बॉस भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। अगर बॉस गलत कर रहे हैं, अगर आपने आगे से यस सर के बजाय नो सर बोल दिया है या ये कह दिया सर ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं, अगर ऐसे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर वहाँ पर बच्चों क़यामत बरसती है, सितम ढाए जाते हैं और बड़े यानी कि मसाइल पैदा होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो लेक्चर है ये मुकम्मल होता है। ये जो मैंने आपको खासकर ये देखा ना, ये मैंने लिखा हुआ है इसका मेन अथॉरिटेटिव स्टाइल का, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल विच रिसेम्बल्स विद डिक्टेटरशिप। इसको डिक्टेटरशिप भी स्टाइल कहते हैं, अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कहते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहते हैं, ऑटोनमस स्टाइल भी कहते हैं। और मतलब ये है कि और ये किसके स्टाइल हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट के स्टाइल कह सकते हैं इन्हें, इनका नाम है एक लीडरशिप स्टाइल कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाइल कह सकते हैं, बॉस स्टाइल कह सकते हैं, सुपरविजन स्टाइल भी कह सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो स्टाइल हैं ना, 3 मैंने आपको पढ़ा दी हैं। पहले कुछ लेक्चर में 2 हो चुके हैं, आज ये तीसरा स्टाइल था, ये भी मुकम्मल हो गया है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जो आपके निसाब के अंदर चीज़ें शामिल हैं, NDS के जो कंटेंट्स हैं, जो निसाब है जो उन्होंने हमें दिया है उसके मुताबिक ये आपके लेक्चर हो रहे हैं। आप दिल जमी के साथ लेक्चर लिया करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनके लिए वक्त निकालें।
अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, अगर ज़िंदगी में आपने आगे जाना है, अगर ज़िंदगी को आपने इज़्ज़त वाली ज़िंदगी बनानी है, अगर आपने ज़िंदगी को मुतमिन बनाना है, आपने कंटेंटेड लाइफ बनानी है, सेटिस्फाइड लाइफ बनानी है, तो फिर बच्चों ये आप 2-4 महीने ये मेहनत कर लें, 2-3 महीने, उसके बाद आप NDS में इंशाल्लाह जाएंगे, आपको NDS पे मेरिट पे आप आएंगे, आपके अच्छे नंबर लग जाएंगे और आपकी इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये 3 स्टाइल आज मुकम्मल हुए। लेसिस फेयर स्टाइल मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टाइल फिर मैंने पढ़ाया और आज मैंने अथॉरिटेटिव स्टाइल भी पढ़ा दिया और कुछ मैंने पेडागोजी की जो मिसाल के तौर पर और चीज़ें थी वो भी मैंने आपको पढ़ा दी। पेडागोजी ये 2 और पेडागोजी 1 जो है वो भी मैंने पढ़ा दी। ये पेडागोजी 1 ये थी, ये पेडागोजी 1 में मैंने ये एजुकेशन के हवाले से ये चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी। ये आज इंग्लिश नहीं, मैंने इंग्लिश नेक्स्ट लेक्चर में होगी इंशाल्लाह। ये पेडागोजी 2 आ गई, तो इसमें मेन स्लोगन है डू व्हाट आई से बिकॉज आई से सो, और ये बाकी सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, ये आपने नोट करनी है। अल्लाह ताला आपका यानी कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह से दुआ भी किया करें। आपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे। आपने रास्ते में रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे पीछे डाइवर्ट नहीं होना। देयर विल बी अ टाइम when you will be able to reach at your destination, at your goal, at your target इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ बच्चों। आज का ये हमारा छठा लेक्चर 23 जून 2023 को बरोज़ जुमा मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।